तो आज क्षितिज पुस्तिका बुक के 5वें चैप्टर को हम देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है कि दंतरित मुस्कान या फसल नाम है इसका। तो दंतरित मुस्कान और फसल के लेखक कौन है? तो नागार्जुन जो है वो फसल और दंतरित मुस्कान के लेखक हैं। तो देखेंगे नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। 1911 कैसे याद रख लेंगे कि देखिए नागा में 2 ठो 11 लगा हुआ, तो उनका जन्म भी याद रख लेंगे कि 1911 में हुआ। कब हुआ? 1911 में नागार्जुन जी का जन्म हुआ है। फिर देखते हैं बिहार के दरभंगा जिले में, दरभंगा जिले के सतलखा गांव में उस 7 लाखों मतलब कि कहते हैं ना कि अजूबा है, 7वां अजूबा। तो ये देखेंगे कि लखा वो 7 लाख जैसे थे। कौन? नागार्जुन। तो याद रख लेंगे कि बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में नागार्जुन का जन्म हुआ था। वो 7 लखा जैसे थे। कब हुआ था? तो 11 से याद, ये जो दिया हुआ 11 से याद रख लेंगे कि 1991 19 जो है 11 में उनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम जो था वो वैजनाथ मिश्र था। इसको भी याद रखेंगे ज़रूरी कि उनका नागार्जुन जी का मूल नाम वैजनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा देखेंगे तो संस्कृत पाठशाला में थी। पूछा जा सकता है कि आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी नागार्जुन जी की? तो संस्कृत पाठशाला में। याद रखेंगे कहाँ? संस्कृत पाठशाला में हुई थी। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए थे। नागार्जुन जी एक जगह नहीं गए, पहले तो बनारस गए, फिर कोलकाता भी गए। और वो पहली बार संस्कृत पाठशाला में पढ़े थे और दूसरी में जो है बनारस और कोलकाता गए थे। फिर देखते कि 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं पर बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। श्रीलंका जाने के बाद, श्रीलंका आपको पता होगा कि अशोक के एक बेटा भी गए थे और उनकी पुत्री भी गए थे। तो ये भी जो है श्रीलंका गए। कब श्रीलंका गए? तो याद रखें कि जो 1936 में है वो श्रीलंका गए थे और वहीं पर जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, यानी बौद्ध धर्म को अपनाए। और 2 साल बाद 1938 में स्वदेश लौटे, यानी कि भारत लौटे। कितने साल बाद ये भी याद रखेंगे? तो 2 साल बाद भारत लौटे। कब लौटे? तो 1938 में लौटे। गए थे कब? तो 1936 में। सारा सा क्वेश्चन बन सकता है। घुमक्कड़ी एवं अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा कर चुके हैं। नागार्जुन जी का स्वभाव कैसा है? तो वो घुमक्कड़ तरह के और अक्खड़ स्वभाव के धनी हैं नागार्जुन, और अनेकों बार जो है वो मतलब भारत की यात्रा कर चुके हैं। सन 1998 में जो है उनका देहांत हो गया। 98 100 के करीब पहुंचने वाले थे। तभी याद रखेंगे कि 98 मैंने कि नागार्जुन अच्छे जिए, 98 साल जिए। ऐसे रेट करेंगे कि 1998 में जन्म कब है? तो 1911 में, और मृत्यु कब है? तो 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन जी की प्रमुख कृतियाँ हैं, इन कृतियों को आप ज़रूर याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि नागार्जुन की मान लेंगे कि पत्नी जो है युगधारा है। ठीक, मान लेंगे कि पत्नी उनकी युगधारा है। ये काव्य कृतियाँ हैं उनकी। तो अगर पूछा जाएगा कि युगधारा किनकी काव्य कृतियाँ हैं, तो आप आंसर करेंगे कि नागार्जुन जी की। तो देखते हैं कि उनकी पत्नी का नाम युगधारा है। तो बोलते हैं अपनी पत्नी से कि मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा हूँ। क्या हूँ? मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा हूँ। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? उनकी पत्नी मतलब रूठ जाती है, युगधारा जो है वो रूठ जाती है। तो बोलती है कि मैं तो मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा हूँ, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने ऐसा क्या कह दिया जो पुरानी जूतियों का कोरस लेके बैठी हो? यानी कि मैंने कुछ कह दिया है, पुरानी बातों को याद की हो क्या? पुरानी जूतियों का कोरस लिए हुई हो। मैं तो मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा हूँ, मैं कहाँ घर में रहता हूँ, मैं तो मिलिट्री में रहता। आखिर ऐसा मैं क्या कह देता हूँ जो तुम पुरानी जूतियों का कोरस लेके बैठी हो? याद रखें कि मैंने आखिर ऐसा मैंने क्या कह दिया, उनका काव्य कृति है। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा उनका काव्य कृति है, और पुरानी जूतियों का कोरस भी है जो उनकी काव्य कृति है। फिर कहते कि तुमने कहा था, उनकी पत्नी कहती है कि तुमने कहा था कि हजार हजार बाहों वाली पंखों वाली सतरंगी। उन्होंने कहा था कि तुमने कहा था, उनकी युगधारा पत्नी कहती है नागार्जुन जी को, तुमने कहा था कि मैं तुमको ले जाऊंगा जहाँ पे हजार हजार बाहों से बाग, याद रख लेंगे मतलब कि फूल दिखाने के लिए, जहाँ पे सतरंगी पंखों वाली पक्षी है, ये सब दिखाने का तुम वादा किए थे पर तुम नहीं ले गए। इसीलिए वो उनसे बोलते रहती है कि ये तुम पुरानी ज्योतियों का कोरस लेके उनको बार बार कोसती है। तब युगधारा जब कोसती है तब कहते हैं नागार्जुन की, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा हूँ, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम पुरानी जूतियों का कोरस लेके बोल रही है। तो उनकी पत्नी कहती है युगधारा कि तुमने कहा था कि सतरंगी पंखों वाली और हजार हजार बागों में मैं तुमको घुमाऊंगा। तो ऐसे करके इनको याद रख लेंगे कि युगधारा सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, और तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, उनकी काव्य कृतियाँ। एक पूछेगा तो आप कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नागार्जुन ने
कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गतिविधियों में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतव्य नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में, इसको भी याद रख लेंगे, कितने खंडों में है? 7 खंडों में है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें से प्रमुख जो है वो हिंदी अकादमी मिला हो। कौन कौन सा पुस्तक मिला हो नागार्जुन को? तो हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान मिला हुआ है। इतना घूमते रहते हैं, दिल्ली में भी गए तो एक बार दिल्ली शिखर सम्मान मिल गया। उत्तर प्रदेश भी गए, जन्म ही तो बिहार में हुआ ना, सटे ही उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार उन्हें मिला। बिहार का जो है वो राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार मिला। बिहार के थे ही, तो बिहार के जो राष्ट्रपति हमारे प्रथम थे वो वहीं से थे ना, तो जो बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार वो मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार मिला, दिल्ली का शिखर सम्मान मिला हुआ और हिंदी अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला हुआ। तो ये सब याद रखेंगे। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी भी मिल गया है। मैथिली भाषा के वो कवि थे। आपको पता होगा कि जो दरभंगा जिले है वो मिथिलांचल के करीब में, बिहार में मिथिलांचल है, तो उन्हें मैथिली भाषा की कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली के समापन के रूप में लेखन करने के लिए नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। याद रखेंगे कि वो आपको पता होगा कि वो कहाँ कहाँ शिक्षा के लिए गए थे। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि वो बनारस और कोलकाता गए थे। तो बनारस तो संस्कृति के लिए जाना ही जाता, तो वहाँ से संस्कृत याद रहे, कलकत्ता से बांग्ला याद रख लेंगे। तो वही जो है बांग्ला संस्कृत में भी कविताएं लिखी है। और मातृभाषा मैथिली में वे यात्री के नाम से प्रतिष्ठित है, यानी कि जो मातृभाषा उनकी मैथिली है उनमें उन्हें यात्री के नाम से प्रतिष्ठा मिली है। लोक जीवन को गहरा सरोकार उनके नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक व्यथा और समाज की पतनशीलता स्थितियों के प्रति अपने साहित्यिक में विशेष सजग रहे हैं। वे व्यंग में माहिर हैं। तो ये थे नागार्जुन के। और देखते हैं कि उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। नागार्जुन जी को जो है आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। और छायावदोत्तर दौर के वे एक अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव के पांचोलों और साहित्यिक दुनिया के समान रूप से लोकप्रिय रही है। वास्तविक अर्थों में जन कवि और समसामयिक बोध के गहराई से जुड़े हुए नागार्जुन की आंदोलन धर्मी जो कविताओं का व्यापक लोकप्रियता नागार्जुन के छंदों में काव्य रचना और मुक्त छंद भी है। उनका ये दंतुरित मुस्कान है और दूसरा है फसल। तो देख लेते हैं कि दंतुरित मुस्कान और फसल क्या क्या है। यहाँ पे आते हैं कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। जब नागार्जुन उस यात्री के बारे में कहते हैं, जब वो आता है अपनी बच्चे के छोटे से नन्हे की मुस्कान देखता है तो बोलता है कि जो मृत भी रहेगा उसमें डाल जान देगी, सब मतलब जान डाल देगी, तो मृतक में भी जान डाल देगी, ऐसा कह के बोलते हैं। फिर ते धूली दूसर तुम्हारे ये गात, यानी कि जो तुम्हारा ये शरीर जो धूल में लिपटा हुआ है वो देखकर छोड़कर तालाब जो है मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। बोल रही है कि जो कमल जो है वो मतलब तालाब छोड़ के मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। क्यों? उनके दंतुरित मुस्कान देखकर वो बोलती है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यानी बोलता है कि पत्थर भी जो है तुम्हारा मुस्कान देखकर वो जल बन जाएगा। ऐसे कविता को समझ लेंगे। अगर इससे क्वेश्चन आया तो देखिए, छू गया तुमसे झरने लग पड़े से फालिका के फूल, बास था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अमीस, यानी अमीस मतलब बिना पलके झपकाए वो देखते ही रहता है कवि को। ऐसा बात है। थक गए होगे आंखें लूँ मैं फेर, बोलता है कि बच्चा देखते देखते मुझे थक गया होगा तो मैं आँख फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके अपरिचित ना पहली बार, परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, तो मैं ना सकता देख और मैं ना पाता जान। बोलता है कि अगर तुम इस दुनिया में हो तो उसका रीज़न तुम्हारी माँ है, तो अगर तुम्हारी माँ नहीं रहती तो मैं ना तुम्हें देख पाता ना जान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम और माँ भी तुम्हारी धन्य है, चिर प्रावनिसी में इतर में अन्य है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहे संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रहे मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब आंखें चार, यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। वो कभी कहते हैं कि बच्चे की जो मुस्कान है बड़ी छविमान लगती है, तुम मुझे कनखी मार मार के बार बार देख रहे हो, मेरे से आंखें चार कर रहे हो, ये बताते हैं। फिर उसमें और फसल भी है। तो फसल के बारे में क्या क्या है कि एक नहीं दो नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, एक नहीं दो नहीं लाखों लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक नहीं दो नहीं। बोलते हैं कि अगर फसल उपजती है तो उसमें एक दो नदियों के नहीं बहुत सारे नदियों के पानी होते हैं, बहुत सारे हाथों की मेहनत होती है, एक नहीं दो नहीं हज़ार हज़ार खेतों की मिट्टियाँ का गुणधर्म होता है। फसल क्या है और तो कुछ नहीं, वह
नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। और भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है और हवा का थिरकन है। तो ये थी तंतुरित मुस्कान और फसल और नागार्जुन के जीवन परिचय। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।